हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट सेशन मैंने लिया था बजट का, और बजट मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था बजट का पार्ट वन इसलिए क्योंकि मैंने बजट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, बजट पार्ट 1 और पार्ट 2। क्योंकि बजट एक ब्रॉड टॉपिक है और मैं नहीं चाहता कोई भी टॉपिक, कोई भी पार्ट छूटे, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट छूटे, इसलिए मैं उसको ब्रॉड लेवल पे डिस्कस कर रहा हूँ, डेप्थ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो बजट पार्ट 1 मेरा जो सेशन था, अगर जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। मैंने क्या डिस्कस किया था, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। बजट पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था बजट क्या होता है, बजट का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, इतिहास क्या था, बजट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर, भारत में बजट कब आया, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया पहली बार, आज़ादी के बाद किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया, गणतंत्र भारत का बजट किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया फर्स्ट टाइम, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर, पार्लियामेंट में बजट जो प्रेजेंट किया था उसका प्रोसेस क्या होता है, बजट को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है सर, मनी बिल क्या होता है सर, फाइनेंस बिल क्या होता है सर, किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है सर। ये सारा पार्ट मैंने डिस्कस किया था बजट पार्ट 1 में। आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, उस सेशन को जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने बजट पार्ट 2। बजट पार्ट 2 में स्टार्ट करता हूं बजट के कंपोनेंट्स से। कंपोनेंट्स ऑफ बजट यानी बजट के घटक क्या होते हैं। सीधी सी बात है, बजट जो बनता है वो आय और व्यय से मिलकर बनता है। चूंकि मैंने लास्ट क्लास में कहा भी था कि जो बजट होता है वो एक साल का अनुमानित आय और व्यय का क्या होता है सर, वित्तीय विवरण होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का। अब सर बात यहां से निकल के ये आती है, किसका इनकम किसका एक्सपेंडिचर। सर जैसे हम लोगों का इनकम कुछ ना कुछ होता है, हम लोगों को कुछ ना कुछ आय होता है, जैसे रिसिट बोलते हैं, प्राप्तियां बोलते हैं, और कुछ खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर एक्सपेंस करते हैं हम लोग। सीधी सी बात है सर, सरकार के भी ऐसे ही आय और व्यय होते हैं। अब क्वेश्चन सर ये बनता है, सरकार के आय क्या क्या है, सरकार के सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, कहां से आय जनरेट करती सरकार, इनकम कहां से जनरेट करती सरकार गवर्नमेंट, और सरकार खर्चे कहां करती है, एक्सपेंस कहां करती है। सर इस सारे पार्ट पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। बजट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने क्लास देख लिया तो आपको दोबारा क्लास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी की, क्योंकि क्लास में मैं डेप्थ में डिस्कस कर रहा हूं चीजों को। जो मैं बता रहा हूं आपको अच्छे से पेन डाउन करना, स्लाइड के पार्ट पे सामने आपकी चीजें दिख रही होंगी, उसको अच्छे से आप पेन डाउन करते जाइएगा। बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई भी डाउट अगर आपको आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं वहां से डेली देखता हूं और मैं देख के फिर एक जो भी डाउट होगा आपका वो सेशन वहां पे मैं ले आऊंगा, ठीक है ना। आगे हम बात करें यहाँ पे, तो बजट बनता है आय और व्यय से। आय का मतलब इसे इनकम बोलते हैं, उसे रिसिट भी बोलते हैं, अगर आपको रिसिट लिखा कहीं मिल जाए, रिसिट मतलब प्राप्तियां, और एक्सपेंडिचर यानी व्यय कहते हैं, जिसे हम पेमेंट भी कहते हैं। तो सरकार के इनकम क्या क्या है, सरकार के एक्सपेंडिचर क्या है। बजट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इनकम पार्ट और एक एक्सपेंडिचर पार्ट। इनकम पार्ट यानी रिसिट पार्ट या पेमेंट पार्ट। इनकम पार्ट दो होता है, सरकार की इनकम दो तरह से होती है, रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम, दो हो गया। एक्सपेंडिचर की हम लोग बात करें तो एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसे राजस्व व्यय कहते हैं, या रेवेन्यू जो आपका पेमेंट होता है, या कैपिटल पेमेंट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो इनकम का एक पार्ट हो गया, एक्सपेंडिचर का एक पार्ट हो गया। इनकम में रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दो पार्ट हो गए, ठीक है ना। सामने स्लाइड में दिख रहा है, आप अच्छे से चीजों को पेन डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन सर ये बनता है, रेवेन्यू इनकम क्या होता है और कैपिटल इनकम क्या होता है। देखिए अच्छे समझ लीजिए, आप बहुत डेप्थ में चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। अगर कुछ और काम कर रहे होंगे तो उसको बंद कर दीजिएगा। बस अभी आप कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कंसंट्रेट कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, दोबारा आपको बजट की क्लास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने सब कुछ कह सकते हो पोस्टमार्टम कर दिया है बजट का, और सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, क्वेश्चंस भी मैं आपको डिस्कस प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे, क्वेश्चंस और आंसर भी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो रेवेन्यू इनकम, ऐसे इनकम, सरकार के ऐसे इनकम को बोलते हैं जो नॉन रिफंडेबल होते हैं। हाँ जी, नॉन रिफंडेबल होते हैं। नॉन रिफंडेबल का मतलब सरकार नहीं देने वाली, सरकार के पास गया सरकार नहीं देगी। कैपिटल इनकम सर ऐसे इनकम होते हैं जो सरकार के पास तो आते हैं बट वो रिफंडेबल इनकम होते हैं। ऑल कैपिटल इनकम आर रिफंडेबल, मतलब वापस सरकार देगी, जिससे लेगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कुछ लोन लिया है, तो लोन लिया है ना, तो मैं आपको आज नहीं तो कल दूंगा, बट आज मेरे पास आया तो मेरा वो इनकम कहलाएगा, बट मैं आपको पेमेंट करूंगा तो आज नहीं तो कल मैं आपको दूंगा, तो रिफंडेबल ये होता है। रिफंडेबल का मतलब जो मैंने आपसे अगर लोन लिया है तो मुझे आपको आज नहीं तो कल फ्यूचर में देना होगा। बट नॉन रिफंडेबल का मतलब ये होता है कि मेरा पैसा आपके पास था, मैंने ले लिया, तो अब मैं आपको वापस नहीं करूंगा, इसे बोलते हैं नॉन रिफंडेबल। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो सरकार के जो भी इनकम रेवेन्यू इनकम में आते हैं,
रेवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं वो नॉन रिफंडेबल इनकम कहलाते हैं। अब क्या क्या आता है सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक आपका टैक्सेबल इनकम होता है और एक आपका नॉन टैक्सेबल इनकम होता है। कर के माध्यम से सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो भी नॉन रिफंडेबल होती है, और बिना कर नॉन टैक्सेबल जो इनकम होता है, जो बिना कर के माध्यम से सरकार को आय प्राप्त होती है, वो भी नॉन रिफंडेबल होती है। बट सरकार उसे, मैंने कहा नॉन रिफंडेबल का मतलब सरकार देती नहीं है, सरकार की इनकम होती है। अब आप समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिएगा अच्छे से। रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसिट्स, सरकार की वो रिसिट्स, वो इनकम होते हैं जो सरकार वापस नहीं करती है। सरकार क्या करती है, सरकार की इनकम होती है, ठीक है। टैक्स के माध्यम से सरकार के पास जो इनकम जाती है सरकार वापस नहीं करती, देती क्या, जो हम लोग कर देते हैं देती क्या, नहीं। और जो नॉन रिफंडेबल इनकम होता है वो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहले समझ लीजिए टैक्स के माध्यम से इनकम क्या होता है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को अब जीएसटी बोल दिया गया है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो उसके माध्यम से जो सरकार के पास पैसा जाता है वो सरकार वापस नहीं करती है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आप एक ट्रिक याद कर लो, मैंने बनाया है, कई बार मैंने इसको डिस्कस भी किया है। wipro.co.in आपके सामने दिख रहा है। वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स। बी विप्रो WE वेल्थ टैक्स, PRO प्रॉपर्टी टैक्स, फिर wipro.co.in कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स, आयकर और निगम कर, जो भी ये कर होता है, ये आप सरकार के डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। सरकार इसे वापस नहीं करती है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो आपका GST कहलाता है, गुड्स एंड सर्विसेज कहलाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहलाता है। जैसे एक्सक्यूज मी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, मार्केटिंग टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये आपका जो होता है ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। स्लाइड में आपके सामने मैंने दे दिया है, ट्रिक एक है एक्सक्यूज मी याद करने का, इनडायरेक्ट टैक्स मैंने दे दिया। हालांकि सारे इनडायरेक्ट टैक्स को आप GST बोलते हैं, सामने आपके दिख रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू इनकम ये होता है। अब देखिए, अब नॉन टैक्सेबल इनकम क्या होता है। नॉन टैक्सेबल का इनकम का मतलब ये होता है जैसे सरकार ने पेनल्टी, जैसे आपका चालान कट गया। चालान का मतलब जैसे आप बिना हेलमेट के जा रहे हो, बिना लाइसेंस के जा रहे हो, तो पुलिस ने क्या किया, आपको चालान काट दिया। ध्यान देना, वहां पे आपसी समझौता नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि ये नहीं, आपका बाकायदा पेनल्टी लगा आप पर और आपका बाकायदे पेपर आपको दिया गया, चालान कट गया आपका, ठीक है ना, वो चीज, ठीक है, समझ गया ना मैंने क्या कहा, वो नहीं होना चाहिए, नहीं कि वो सरकार का इनकम भी नहीं होगा, ठीक है। तो सरकार का इनकम क्या है, जो चालान कट रहा है। और दूसरी बात, अगर आप स्टैम्प पेपर, जो सरकार स्टैम्प इशू करती है, स्टैम्प पेपर देती है, वो भी सरकार का, सरकारी तो इनकम सरकार वापस करे क्या। जो आप स्टैम्प, जब जमीन लेते हो, प्रॉपर्टी लेते हो, तो आपको स्टैम्प फी देना होता है ना, स्टैम्प पेपर, तो क्या वो सरकार वापस करेगी, सरकार के पास क्या वापस करेगी, नहीं करेगी ना। तो नॉन टैक्सेबल, टैक्स तो है नहीं, वो नॉन टैक्सेबल इनकम है। और दूसरी बात, जो सरकार कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी न किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वहां से जो डिविडेंड आ रहा है, जो लाभांश आ रहा है, डिविडेंड मतलब होता है लाभांश, शेयर पे जो प्रॉफिट मिलता है, शेयर पे जो प्रॉफिट मिलता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड मतलब लाभांश। तो क्या सरकार उसे वापस करेगी, नहीं करेगी, सरकार का इनकम है। मैंने कहा ना, जो पेनल्टी लगाती है आप पर, जो चालान फीस लेती है, सरकार वापस करेगी नहीं। तो ऐसे इनकम नॉन टैक्सेबल इनकम कहलाते हैं, सरकार जो बिना कर के माध्यम से ले। तो बिना कर के माध्यम से क्या, चालान कट जाना, पेनल्टी लग जाना, जो कंपनियां टैक्स दे है ना, वो तो खैर टैक्स में आ गया, तो छोड़ दीजिए, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। जो है रॉयल्टी जो होता है वो, उसकी बात मैं कर लूँ यहाँ पे, ठीक है ना। स्टैम्प पेपर बेच रहा है सरकार बेच रहा है, उसकी बात मैं कर लूँ। पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट ऑफिस टिकट होते हैं, मैं उसकी बात कर लूँ। ट्रेजरी टिकट जो होते हैं, ट्रेजरी टिकट वो भी सरकार के ही इनकम होते हैं, सरकार के पास जाता है, सरकार उसे वापस नहीं करती है। तो ये सारे इनकम कहलाते हैं। कौन सी इनकम अगर हम बात करें तो सामने आपके हालांकि स्लाइड में दिख भी रहा है, मैं बात कर रहा था रेवेन्यू रिसिट की। तो उसमें सरकार की ऐसी आय जिसमें सरकार पर किसी प्रकार की लायबिलिटी नहीं होती। एग्जैक्टली, हाँ, ये भी बात सही है कि सरकार की ऐसी इनकम जिसमें सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। मतलब सरकार का वो एसेट्स होता है, लायबिलिटी। एसेट्स लायबिलिटी को आप ये समझ लीजिए, जैसे जो मेरा है वो मेरा एसेट्स है, जो मेरा है, जिस पर मेरा अधिकार है, वो मेरी संपत्ति है, मेरा एसेट्स है। लेकिन जो मेरा नहीं है, जो मैंने किसी से लिया है और मुझे आज नहीं तो कल उसे वापस करना रहेगा, वो मेरी लायबिलिटी है, मेरा एसेट्स नहीं है, वो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी, जो रेवेन्यू रिसीट होता है, वो किसी प्रकार की सरकार की लायबिलिटी नहीं होती है, सरकार वहां से एसेट जनरेट करता है, सरकार की वो एसेट्स होती है। ये समझ लीजिए बहुत अच्छे से। तो रेवेन्यू इनकम से सरकार की एसेट जनरेट होती है, वो एसेट सरकार का होता है, लायबिलिटी नहीं होती है। एसेट्स मतलब जो सरकार का होता है, जैसे पूरा अधिकार किसका होता है, सरकार का होता है। तो टैक्सेबल इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम, नॉन रिफंडेबल इनकम के अंतर्गत आते हैं। नॉन रिफंडेबल इनकम मतलब रेवेन्यू इनकम कहलाता है। अगली बात, नेक्स्ट बात हम लोग करें तो कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम क्या होता है, पूंजीगत आय होता है। ये क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ लोन, जितने भी लोन, चाहे वो RBI से लोन लिया गया हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया हो, चाहे वो फॉरेन से लोन लिया गया हो, सर जहां से भी लोन लिए गए हैं सर, वो सारे क्या कहलाते हैं सर, कैपिटल इनकम कहलाते हैं। मतलब आय तो है बट आज नहीं तो कल उसे देना होगा। मतलब आप एक यूं कहिए, सरकार यहां से एसेट जनरेट नहीं कर रही है, सरकार यहां से लायबिलिटी जनरेट कर रही है। मतलब रेवेन्यू, कैपिटल इनकम सरकार की ऐसी आय प्राप्ति जिसमें सरकार पर लायबिलिटी होती है। मैंने कहा लायबिलिटी मतलब दायित्व होता है। लायबिलिटी मतलब कि वो सरकार की नहीं है, सरकार का अधिकार नहीं है, सरकार ने लिया बट उसे वापस करना होगा विद इंटरेस्ट।
ठीक है ना, ब्याज के साथ, तो लायबिलिटी होती है। इन फ्यूचर सरकार को भुगतान करना होता है, वही बताया मैंने कि कैपिटल इनकम होता है वो आय तो है, इनकम में तो दिखाएंगे हम, जैसे आप किसी से लोन लेते हो कुछ काम करने के लिए, दिखाते ना मेरे पास इतना पैसा है, मतलब मान लीजिए 10 लाख का खर्चा है, आपके पास 5 ही लाख था, तो 5 लाख आपको मिल गया, तो आप कहते हैं हाँ मैं 10 लाख का बजट मेरे पास है, 10 लाख मतलब 5 लाख किसी से लिया आपने, बट उसको अपनी इनकम में दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो आप, तो मतलब यही कहने का है 5 लाख तो आपका इनकम आपने लिया, बट वो लायबिलिटी एज ए लायबिलिटी है आज, नहीं तो कल से वापस करना होगा। तो रेवेन्यू इनकम सरकार का एसेट्स होता है, बट कैपिटल इनकम सर सरकार की लायबिलिटी होती है, एसेट्स नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये चीज। और ये मैंने कहा रिफंडेबल होता है, तो कैपिटल इनकम रिफंडेबल होता है, बट रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसीट्स रिफंडेबल नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है राजस्व खर्चे, यानी राजस्व जो व्यय है, ठीक है ना, वो उसकी बात में कर रहा हूं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व खर्चे ऐसे खर्चे होते हैं जो सरकार, जहां पे सरकार एसेट्स जनरेट नहीं करती है, मतलब सामने लिखा हुआ ऐसे सरकारी खर्चे जिनमें सरकार की ना तो प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार हो रहा है, ना ही फ्यूचर के लिए कोई इनकम जनरेट होगी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर सरकारी विभागों पर होने वाले खर्च और सरकारी सब्सिडी, मतलब कि ऐसे खर्चे सरकार के जहां से सरकार को इनकम नहीं आ रहा है, मतलब वो खर्चा तो है बट वहां से कोई फायदा नहीं मिल रहा है, मतलब वहां से कोई एसेट जनरेट नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, जैसे सरकार सैलरी देती है, सरकार जो है सब्सिडी देती है, प्रलोभन के लिए सरकार कुछ प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, कोई कहते हैं ना कि हमारी योजना हमें चीज़ दे रहे हैं, जो लोगों को पैसा आता है, जो भी लोगों के अकाउंट में पैसा आता है, तो क्या सरकार कोई वहाँ से इनकम हो रहा है? नहीं हो रहा है, बट खर्चे तो है ना, तो खर्चे तो दिखाए ही जाएंगे ना कि हाँ खर्चे हैं, तो वो ऐसे खर्चे कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मैं बात करूँ, अचानक कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, कि डिजास्टर कहीं कुछ भी हो गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बनी थी वो खराब हो गई, तो अब दोबारा उसको बनाने में पैसा लग रहा है, तो भाई लाभ थोड़ी ना है, वो बना था वो खराब हो गया, भूकंप आया, बाढ़ आया, कुछ भी आया, तो ऐसे जगह पर जो खर्च रहा है उसे कहते हैं, ऐसे खर्चों को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू पेमेंट। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ये चीज। नेक्स्ट आपकी बात करें हम लोग, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। अब पूंजीगत व्यय, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये पेन डाउन करते जाइएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब नो एनी अर्निंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जहां से नो एनी अर्निंग, जहां से कोई अर्निंग नहीं होती है, ठीक है ना। फिर से एक बार इसे नोट कर लीजिएगा, रेवेन्यू इनकम मतलब जो नॉन रिफंडेबल होता है, कैपिटल इनकम जो रिफंडेबल होता है, रेवेन्यू इनकम मतलब सरकार का होता है, कैपिटल इनकम मतलब सरकार का नहीं होता, सरकार की इसे लायबिलिटी होती है, सरकार को उसे आज नहीं तो कल वापस करना होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, राजस्व जो खर्चे होते हैं, वहां से नो एनी अर्निंग, कोई अर्निंग नहीं होता है। कैपिटल इनकम का मतलब अर्निंग होता है, ऐसे खर्चे जहां से आज नहीं तो फ्यूचर, आज तो खर्चा हो रहा है बट फ्यूचर में क्या होगा, वहां से अर्न होगा, फायदा होगा, कमाई होगी, ऐसे खर्चों को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय बोलते हैं, पूंजीगत खर्चे बोलते हैं। सामने लिखा हुआ है कि ऐसे सरकारी खर्चे जिनमें सरकार की प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार हो रहा है और फ्यूचर के लिए इनकम जनरेट होगी, ठीक है। जैसे सरकार हॉस्पिटल बनवा रही है, उद्योग धंधे, सरकार इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, सरकार जो है एयरपोर्ट बनवा रही है ना, ये सब जो हो रहा है, तो ऐसे जो खर्चे तो हैं, ठीक है, स्टेडियम बन रहा है, खर्चे तो हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वहां से कोई इनकम जनरेट नहीं होता है, बट कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है वहां से खर्चा तो होता है, बट फ्यूचर के लिए क्या, प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार हो रहा है, मतलब वो एक एसेट जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। ओके, आई होप इट्स अ प्रिटी क्लियर। मैं एक बार फिर से इसको, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ में नहीं आता है, मैंने कई बार इस क्लास में देखा है लाइव इसको, तो लोग को डाउट होता है, बट मैं कहता हूं कि आप मेरा क्लास कर लो, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, मैं चैलेंज देता हूं, ठीक है ना। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं आपको मैं, रेवेन्यू इनकम सरकार के ऐसे इनकम जो सरकार वापस नहीं करेगी, वो सरकार के इनकम है। कैसे, कहाँ से आते हैं ऐसे इनकम? सर टैक्स के माध्यम से, कर के माध्यम से आते हैं, बिना कर के माध्यम से आते हैं। क्या आता है मैं समझा दिया, मैंने स्लाइड पे मेंशन किया है। कैपिटल इनकम सर सरकार जहाँ से लोन लेती है, आरबीआई से लोन लेती है, मार्केट से लोन लेती है, पब्लिक से लोन लेती है, सरकार फॉरेन से लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, ऑल टाइप ऑफ लोन, सर ये लायबिलिटी सरकार की होती है, जो आपका कैपिटल इनकम होता है। कैपिटल इनकम मतलब पूंजीगत है, सरकार की इनकम तो है बट एज ए लायबिलिटी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के खर्चे, ऐसे खर्चे नो एर्निंग अर्निंग, जहां से कोई आय नहीं हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जहां से सरकार को क्या हो रहा है, आय हो रहा है, खर्चा तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बट सरकार को फ्यूचर में क्या हो रहा है, वहां से इनकम नहीं, सरकार की एसेट जनरेट हो रही है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट जनरेट नहीं होती, ठीक है। ये आई होप समझ में आपको आया होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अगर, तो टाइप्स ऑफ बजट लास्ट में मैंने डिस्कस किया, सरकार जो बजट बनाती है वो किस, आउटकम बजट क्या होता है, जेंडर बजट क्या होता है, जीरो बेस बजट क्या होता है, वो सरकार जो बजट बनाती है। बट एक टाइप यहाँ पे ये होता है कि सरकार के सरप्लस बजट क्या होता है और डेफिसिट बजट क्या होता है। तो आप पहले समझ लीजिए, यहाँ पे बजट के बेसिकली टू टाइप होते हैं, मतलब इस प्रकार से जो अगर बात करें स्टैंडर्ड टाइप की बात करें हम, टू टाइप होते हैं। एक आपका बैलेंस्ड बजट होता है, एक आपका अनबैलेंस्ड बजट होता है। सामने आपके स्लाइड में दिख रहा है। बैलेंस्ड बजट का मतलब जब इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो, जो कि होता नहीं है संभव। भाई ऐसा थोड़ी ना कि आपका अगर 25,000 इनकम है, 50,000 इनकम है, तो क्या 50,000 ही खर्चे हैं?
यानी इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल है, कभी नहीं होता है। तो इसलिए जो बैलेंस बजट होता है वो तो होता ही नहीं है। बजट के मैंने कहा ना स्टैंडर्ड टाइप, टू टाइप, बैलेंस बजट मतलब जो बराबर हो, बैलेंस हो एकदम, तो ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो संभव है नहीं। अब जो दूसरा बजट का टाइप होता है अनबैलेंस बजट, उसमें क्या होता है, उसमें एक सरप्लस बजट होता है, आपका डेफिसिट बजट होता है। सरप्लस बजट का मतलब ये होता है इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, यानी कि रिसीट्स इज ग्रेटर देन पेमेंट, आय ज्यादा हो व्यय कम हो। तो ऐसा तो कहाँ होता है सर, डेवलप्ड कंट्री जितने होते हैं, जितने विकसित देश होते हैं, उनका जो बजट बनता है सरप्लस बजट बनता है। सरप्लस का मतलब जैसे होता नहीं कि मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, मैंने कहा 10,000 रुपये यहाँ पे खर्चा होगा, बट खर्चा हुआ 8,000 रुपये, तो 2,000 रुपये प्लस में आया ना, मैं भाई खर्चा 2,000 नहीं हुआ, मैंने बजट बनाया था 10,000 का, लेकिन 2,000 बच गया तो मेरा सरप्लस हो गया, फायदा हो गया। बट अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे 10,000 का बजट कि सर 10,000 खर्चा होगा, बट खर्चा हो जाए 15,000, तो 5,000 तो माइनस में चला गया ना, मैं वो मेरा डेफिसिट कहलाएगा। तो जो सरप्लस बजट होता है वो फायदे का बजट होता है, जो डेफिसिट बजट होता है अनबैलेंस बजट में दो होता है, सरप्लस और डेफिसिट, सामने आपको स्लाइड में दिख रहा है। तो सरप्लस बजट में इनकम ज़्यादा होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है। डेफिसिट बजट में उल्टा होता है, डेफिसिट बजट में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, इनकम कम होता है, मतलब कि खर्चे ज़्यादा हैं, आय कम है। मैंने कहा ना कि 10,000 का बजट बनाया किसी काम को करने के लिए, खर्चा हो गया 15,000, तो 5,000 माइनस में चले गए, तो उसे कहते हैं सर 5,000 डेफिसिट हो गया, यानी घाटा। डेफिसिट मतलब होता है घाटा, ठीक है ना, घाटा, एग्जैक्टली ये होता है। अब आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सामने आपके दिख रहा है, मेंशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। डेफिसिट से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, सर बता दीजिए बजटीय डेफिसिट क्या होता है, बजटीय घाटा क्या होता है, सर प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, सर फिस्कल डेफिसिट होता है क्या होता है, जो राजकोषीय घाटा क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है। तो आज मैं इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, पूरा मैं डिस्कस बता दे रहा हूँ कि जो भी डाउट आपका होगा, जो भी आज रहा होगा, वो कभी नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए पहला तो निकल के आता है बजटीय डेफिसिट क्या होता है। तो बजटीय डेफिसिट में सामने आपको दिख रहा है, बजटीय डेफिसिट मतलब होता है बजटीय घाटा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। जितने भी एक्सपेंडिचर थे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको मिला लीजिए आप, और रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम मिला लीजिए, तो वो पार्ट ज्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, इनकम कम। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम जब आप ये निकालते हो तो कहलाता है आपका बजटीय डेफिसिट, बजटीय घाटा। बजटीय घाटा किसे कहते हैं, जब कुल व्यय माइनस करें कुल किससे, आय से। मान लीजिए कुल आय कितना है, 10 लाख है, व्यय कितना हुआ 20 लाख, तो 20 लाख माइनस 10 लाख मतलब 10 लाख। 10 लाख क्या हो गया आपका, बजटीय घाटा हो गया, बजट आपका घाटे में चला गया 10 लाख, ठीक है ना। इनकम 10 लाख बट खर्चे 20 लाख, टोटल की बात कर रहा हूं। तो यहाँ 20 माइनस 10 करोगे 10 लाख आपका जो है वो क्या कहलाएगा, आपका बजटीय घाटा। अब क्वेश्चन निकल के आता है, सर बता दीजिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब होता है राजस्व घाटा। वो क्या होता है, जब केवल रेवेन्यू पार्ट को देखा जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, माइनस किससे, रेवेन्यू इनकम से। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है जैसे उस साल, जिस साल का बजट बना हो, उस साल सरकार ने ज्यादा पैसे बांट दिया हो, सब्सिडी ज्यादा दे दिया हो, भूकंप ज्यादा आ गया हो, प्राकृतिक आपदा आ गई हो, वहां पे खर्चा हो गया हो, सरकार ने सैलरी ज्यादा दे दी हो, मतलब ज्यादा रिक्रूटमेंट कर ली हो, वो ज्यादा हो गया पार्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहां से सरकार को इनकम जनरेट नहीं हो रहा था, नो एनी अर्निंग वाला पार्ट कौन सा कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो ज्यादा हो गया। माइनस किससे, रेवेन्यू इनकम, सरकार के उस साल टैक्स से कम पैसा सरकार के पास कलेक्ट हुआ, सरकार के पास बिना टैक्स से पैसा कम कलेक्ट हुआ, लोगों के चालान कम कटा, लोगों को पेनल्टी कम लगी, लोगों ने जमीन जायदाद जो प्रॉपर्टी कम खरीदा, यानी स्टैम्प पेपर पे इन्वेस्ट नहीं कर पाए खर्चा। तो ये सब जो होते हैं एग्जैक्टली, सरकार का शेयर मार्केट पर नुकसान हो गया, वहां से डिविडेंड नहीं मिला, लाभांश नहीं आया, ये कह सकते हो। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, रेवेन्यू इनकम कम हो, तो जो निकल के आता है राजस्व घाटा कहलाता है, रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है, ठीक है ना ये चीज। अगला निकल के आता है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। घाटों में सबसे ज्यादा घाटा किसका आता है सरकार का, तो वो आंसर फिस्कल डेफिसिट। सबसे ज्यादा जो डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट होता है, राजस्व घाटा होता है। क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, सामने आपके लिखा हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स बट एक्सेप्ट बोरोइंग। समझिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट बट एक्सेप्ट बोरोइंग। एक्सेप्ट मतलब सिवाय बोरोइंग के। एक्सपेंडिचर टोटल लिया गया, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल लिया गया, बट माइनस किया गया टोटल इनकम। टोटल इनकम तो माइनस किया गया, बट जो बोरो किया गया, जो लोन लिया गया है, जो आपका कैपिटल इनकम वाला पार्ट था, जहां पे लायबिलिटी थी, जो बाहर से लोन लिया गया, मार्केट से लोन लिया गया, आरबीआई से लोन लिया गया, जो लोन ऋण लिया गया है, उसको शामिल नहीं किया जा रहा है, उस आय को शामिल नहीं। टोटल इनकम में टैक्स वाला इनकम है, नॉन टैक्स वाला इनकम है, वो सब शामिल किया जा रहा है, बट लोन नहीं शामिल किया जा रहा है, एक्सेप्ट बोरोइंग। तो वो जब निकल के आता है कहलाता है राजकोषीय घाटा। समझिएगा फिर से, कुल व्यय माइनस कुल आय, बट कुल आय में उस आय को नहीं शामिल करेंगे जो लोन लिया गया है। भैया वो आपकी आय थोड़ी ना है। जैसे मैंने किसी से 5 लाख लोन लिया, मैंने कहा ना 10 लाख मुझे आवश्यकता थी, 5 लाख मेरे पास था, 5 लाख मैंने किसी लोन ले लिया, तो इनकम में दिखाऊंगा। बट जब राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट निकलेगा तो वहां पे मेरा वो इनकम नहीं कहलाएगा, क्योंकि मेरी लायबिलिटी है।
मुझे उसे छोड़ना होगा। तो सीधी सी बात है वो राजस्व किससे, तो बजटीय घाटा ज़्यादा हो गया। कैसे ज़्यादा हो गया, बजटीय घाटा में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम था, तो टोटल इनकम में आपका कैपिटल इनकम भी आ गया जो लोन लिया गया था। बट जब हम निकाल रहे हैं फिजिकल डेफिसिट तो इसमें उस बोरोइंग को हटा दिया गया, छोड़ दिया गया, सिवाय बोला गया एक्सेप्ट बोरोइंग। जब ऐसा होगा तो भाई सीधी सी बात है ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब घाटा ज़्यादा आ जाएगा, चूंकि टोटल एक्सपेंडिचर टोटल लिया गया बट इनकम में बोरोइंग वाले पार्ट को हटा दिया गया, तो भाई राजकोषीय घाटा जो होता है वो ज़्यादा आता है। इसलिए घाटों में सबसे ज़्यादा घाटा किसका होता है, डेफिसिट किसका होता है, राजकोषीय घाटा का होता है, फिजिकल डेफिसिट का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं आपको इतना डेप्थ में एलोबरेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है। जब हम लोग फिजिकल डेफिसिट में से यानी कि राजकोषीय घाटा में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब जो हम लोगों ने फिजिकल डेफिसिट निकाला है उसमें हम लोगों ने खर्चा जो दिखाया टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें खर्चा वो भी दिखा दिया है जो हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि जो हम लोगों ने लोन लिया था, सरकार ने जो बोरो किया था, सरकार ने जो लोन लिया था। भाई सीधी सी बात है, एक बात बताओ मुझे, सरकार ने जो बोरो किया है वो सरकार का इनकम है, कैपिटल इनकम है, बट सरकार उस पर जो ब्याज दे रही है इंटरेस्ट, भाई जैसे 5 लाख सरकार ने लोन लिया तो क्या 5 ही लाख देगी, कैपिटल अमाउंट के साथ तो इंटरेस्ट भी पेमेंट करेगी ना। तो जो पेमेंट करेगी इंटरेस्ट एक्स्ट्रा, वो तो खर्चा जा रहा है ना, एक्स्ट्रा क्या जा रहा है, खर्चा जा रहा है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर था उसमें शामिल किया गया था, जो फिजिकल डेफिसिट हम लोगों ने निकाला है उसमें वो इंटरेस्ट पेमेंट भी शामिल किया गया है। तो फिजिकल डेफिसिट में से, राजकोषीय घाटा में से उसी इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे। जो लोन लिया गया था उस पर जो ब्याज दिया जा रहा है वो भी खर्चा होता है, तो कुल खर्चों में से माइनस किया जा रहा है वही इंटरेस्ट पेमेंट जो ब्याज दिया गया है, तो निकल के आपका आता है प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट। आई होप इट्स अ प्रिटी क्लियर। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया, आपको अगर डाउट कुछ हो रहा होगा तो मेरे वीडियो को बार बार आप जो है घुमा के देखिएगा, आगे पीछे करके आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसलिए मैंने पूरा प्रयास किया है आपको अच्छे से समझा दूं, अच्छे समझ में आपको आ जाए, किसी भी प्रकार की आपको समस्या ना हो। नेक्स्ट हम लोग बात करें, कुछ हमारे सामने क्विज है, क्विज की बात कर ले हम लोग। जैसे क्वेश्चन ये है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ कब से होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है। तो आंसर 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 दिसंबर। तो आंसर क्या होगा, 1 अप्रैल। भारत का जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे बजट एक लेख पत्र है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, सरकार के राजकोषीय नीति का, इनमें से कोई नहीं। तो बजट जो होता है सरकार की राजकोषीय फिजिकल पॉलिसी का एक जो है क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। इसका जो आंसर होगा सी आंसर होगा। नेक्स्ट, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है। शून्य बेस्ड बजट का मतलब क्या होता है, जो मैंने जीरो बेस्ड बजट बताया था मैंने। जीरो बेस्ड बजट में क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि जब सब कुछ जीरो मान दिया जाए, मतलब जो जिस ईयर का बजट बनाना हो उसी को बेस माना जाए, उसी नया सब कुछ किया जाए। तो इसमें क्या है, आप देखें, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, जो लास्ट ऑप्शन है, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना कहलाता है आपका शून्य आधारित बजट, यानी कि जीरो बेस्ड बजट कहलाता है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे यानी डेफिसिट में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है। देखो मैंने बताया ना अभी क्वेश्चन जो भी समझाया मैंने आपको, भारत सरकार का जो घाटा होता है सबसे ज्यादा घाटा किसका होता है। तो बिना मुझे कुछ बोले हुए आपको आंसर देना होगा। मैंने चूंकि बताया है जब डिस्कस करा था, तो फिजिकल डेफिसिट आंसर होगा यहाँ पे। कुल घाटों में सबसे ज्यादा घाटा किसका होता है, फिजिकल डेफिसिट का। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, क्यों होता है, मैंने बता दिया है, फिर से बोल रहा हूँ भाई। कुल व्यय माइनस कुल आय तो बजटीय घाटा, बट कुल व्यय माइनस कुल आय, बट आप एक्सेप्ट कर रहे हो बोरोइंग को छोड़ रहे हो, तो भाई सीधी सी बात है वहां पे बजटीय घाटा में व्यय वो भी आय शामिल था जो लोन लिया गया था। बट राजकोषीय घाटा जब निकाल रहे हैं तो व्यय पूरा है बट आय में हम बोरोइंग हटा दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है तो ज्यादा होने वाला है ना, चूंकि आय फिर कम हो जाएगा, केवल टैक्स और बिना टैक्स के माध्यम से जो आय होगा वही हो जाएगा, चूंकि बोरो वाला शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा होता है फिजिकल डेफिसिट। ये आप समझ जाइए क्यों होता है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक ना पारित हो सके तो सरकार व्यय किस आधार पर किया जाता है। सरकार व्यय जो है एक्सपेंस किस आधार पर करती है। सीधी सी बात है, जब बजट नहीं बनता है तो सरकार देश चलाने के लिए, भाई सरकार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो पैसा उसको चाहिए होगा, तो कहां से करेगा खर्च, अगर बजट तब तक तैयार नहीं हो पाएगा। तो वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं, लेखानुदान बोलते हैं, आर्टिकल 116 आर्टिकल 116 में है, अनुच्छेद 116 में है, लेखानुदान का प्रावधान है, वहां से खर्चा होता है, आपको मैंने बताया था। भारत सरकार की बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का अंतर क्या, सीधी सी बात है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, दैट इज कॉल्ड बजटीय डेफिसिट, बजटीय घाटा, ठीक है ना। तो भारत सरकार की कुल बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर क्या होता है, बजटीय घाटा। आंसर बी, बजटीय डेफिसिट। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने जीरो बेस्ड बजट अपनाया था। सीधी सी बात है, आंध्र प्रदेश ने बताया था क्वेश्चन एग्जाम में, जो लास्ट डिस्कस किया था मैंने सेशन, उसमें देखिएगा लास्ट सेशन में हमसे बताया कि आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जिसने जीरो बेस्ड बजट लॉन्च किया था। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रेजेंट किया था। सीधी सी बात है, आर के शमुकम शेट्टी ने किया था, मैंने बताया था 26 नवंबर 1947 को, 1947 को किया था, ठीक है।
चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के बजट को आधार मानकर अगर नेक्स्ट के लिए तो परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। ये मैंने बताया था आपको परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, ये बताया था मैंने आपको कि जब चालू वित्तीय वर्ष को माना था बेस और उसके आधार पर क्या अचीवमेंट रहा उस ईयर में, किस सेक्टर का क्या योगदान रहा, तो उसके बाद में जो नया बजट बनाया था उसे कहलाता है परफॉर्मेंस बजट या निष्पादन बजट। एक आपका आउटकम बजट होता है, मैंने बताया था कि क्वार्टरली हर 3 महीने में क्या होता है उसकी समीक्षा की जाती है। आउटकम बजट में क्या होता है कि जैसे जो भी मनरेगा है, जो भी मिड डे मील है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, उसका कितना आउटपुट रहा, कितना आउटकम रहा, मतलब कितना फायदा सरकार को मिला है, उसका एक समीक्षा होता है, उसका रिव्यू होता है। उस पार्ट पे बजट तैयार किया जाता है, कितना फ्रूटफुल है कि नहीं, इस पार्ट पे उसे आउटकम बजट कहते हैं। जेंडर बजट मैंने बता ही दिया था कि जो किसी विशेष जेंडर को देख के बनाया जाए, जैसे महिलाओं के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो बनाया गया बजट था वो जेंडर बजट आपका होला था। ठीक है, ये चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो मैंने अच्छा समझा दिया है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन जो है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स बट एक्सेप्ट बोरोइंग, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट बट एक्सेप्ट बोरोइंग, आपका आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट कहलाएगा। तो मैंने बजट में पूरा कुछ छूट तो नहीं रहा है, देख लो एक बार जरा स्लाइड जो मैंने बनाया आप लोगों के लिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने पेन डाउन कर सकते हैं। भारत में सबसे अधिक टाइम बजट किसने प्रेजेंट किया, मैंने बताया था मोरारजी देसाई ने किया, 10 बार किया है, 8 बार अपने नॉर्मल किया है, 2 बार अपने बर्थडे पे किया एग्जैक्टली, ये मैंने बताया था। प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री भी रहे हैं, आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जैक्टली कह सकते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मतलब एक ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने बजट रिप्रेजेंट किया, नहीं वित्त मंत्री भी रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आप कह सकते हो। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर को मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, और मैं चैलेंज देता हूँ कि आपने अगर पूरा क्लास अच्छे से किया होगा तो आपको डाउट कहीं नहीं होगा और आपको दोबारा बजट पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो प्लीज़ एक काम कर दीजिए, थोड़ा हेल्प कर दीजिए, थोड़ा मैं ताकि मोटिवेट हो जाऊँ। इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करा दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो लोग बोलते हैं मैं भी वही बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अलग कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ताकि मैं अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँ। मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट सेशन में। बजट का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। पार्ट 1, पार्ट 1 मैंने डिस्कस किया था। पार्ट 2 जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, प्लीज वहां से जरूर देख लें। बाकी ये आपका पार्ट 2 वीडियो था, पार्ट 2 सेशन था। मैंने पूरा आपका जो है कॉन्सेप्चुअल पार्ट डिस्कस किया इस बजट में, बिना लिखे मैंने स्लाइड में पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, एलोबरेट किया है, ठीक है ना। तो चूंकि लॉकडाउन में अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि लॉकडाउन में घर से हम लोग निकल पाए, तो जो भी चीज़ें घर से ही पूरा सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि लर्निंग, स्टडी एट होम, लर्न एट होम, स्टे सेफ, ठीक है ना। मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।